नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे 2025 में, जहां हम इस हफ्ते पॉलिटी और गवर्नेंस में गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये सवाल, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिविल सर्वेंट्स की इंटेग्रिटी, कमिटमेंट, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, चर्चा की थी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि कंक्लूजन आप मुझे बताइए, तो कंक्लूजन में मुझे सबसे बेहतरीन कंक्लूजन लगा स्नेहा सिंह तोमर का, 9934 स्नेहा सिंह तोमर इनका, क्योंकि इन्होंने लिखा है fostering a positive public perception which ensures that citizens retain the faith in the democratic system, and this would help to uphold Kautilya's Yog Shem. Yog Shem is basically a type of end goal or objective which any ruler or any prashashan should have, that is the benefit of all the stakeholders should be there. तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मुझे जो है कंक्लूजन लगा, और इसमें बस यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स की जगह रोबस्ट सिविल सर्विसेज लिख सकते हैं, दैट्स इट। और ये बहुत ही अच्छे से कंक्लूड किया गया है। इसी तरीके से आज भी हम एक सवाल डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको कंक्लूजन पहले ही बता दूंगा। रीजन है क्योंकि कुछ प्रकार के जो सवाल होते हैं उनके लिए आप ऑलरेडी रेडीमेड कंक्लूजन सोच सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट अलग हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड कैसे करेंगे। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो एटलीस्ट हमारी कंक्लूजन सोचने की जो टेंशन है वो पहले ही खत्म हो जाती है एज फार एज थिंकिंग अबाउट इट इज कंसर्न। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस ऐसा रहता है कि हम इंट्रोडक्शन सोचते हैं, बॉडी एक दो पॉइंट सोच लेते हैं और फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और कंक्लूजन एज इट गोज हमें याद आना शुरू होगा। तो कई क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको पहले से ही एहसास होगा, अंदाजा लग जाएगा कि इसको कंक्लूड कैसे करना है। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. कमेंट करना है आपने। कमेंट मतलब एक तरीके से आपका ओपिनियन पूछा गया है इस मुद्दे के ऊपर। अब आप कमेंट करते हो तो कमेंट करते वक्त आप एक तरफ या एक पक्ष ले सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, और इसमें कहीं पे भी आर्गुमेंट्स फॉर, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। लेकिन जब एज अ सिविल सर्वेंट आप इसे देखोगे, किसी भी चीज पे कमेंट करते हो, तो आप उसके फेवर में जाने से पहले उसको एनालाइज जरूर करते हो, समझते जरूर हो कि मैं उसका फेवर कर क्यों रहा हूं। वैसे ही ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में पोटेंशियल की बात की गई है। पोटेंशियल का मतलब है किसी चीज में कोई काम करने का सामर्थ्य है, वो कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, उसमें कुछ हेडविंड्स भी आ सकते हैं। पोटेंशियल इज समथिंग दैट नीड्स टू बी रियलाइज्ड, और उस रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल में जो चैलेंजेस होंगे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संदर्भ में, वो अपने अपने आंसर में इंक्लूड करने चाहिए। ऑल्दो इफ इट इज अ 10 मार्कर एंड 150 वर्ड्स, देन इट विल बी बेटर अगर आप उन चैलेंजेस को फ्लो चार्ट या डायग्राम के फॉर्म में इंक्लूड करें, बिकॉज वहां पे आपके पास स्पेस और वर्ड्स का कंस्ट्रेंट होगा। क्वेश्चन की शुरुआत आप सिंपली दो तरीके से कर सकते हो। एक कि जो भारत में ट्रस्ट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है वो अलग अलग कानून के तहत स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्राप्त किए हुई संस्थाएं हैं। सो चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस और स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर्क अंडर वेरियस एक्ट्स लाइक इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। Or you can simply talk about how India is a welfare state as per directive principles, and that is why there needs to be participation in welfare of non-government organizations as well, amongst which charitable trust are one. ऐसे दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। एक कंक्लूजन जो मैंने यहाँ पे पहले ही अपने माइंड में एस्टैब्लिश कर दिया वो ये कि गुड गवर्नेंस इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, बट इट नीड्स वैल्यू पार्टनरशिप फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। तो जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हम इस प्रकार का वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होती है तीन सेक्टर्स की, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट या बिजनेस की। तो इसीलिए हम इस एरिया को, इस स्वीट स्पॉट को गुड गवर्नेंस का एरिया बताते हैं, और इसी से हम कंक्लूजन भी डिराइव कर सकते हैं इस आंसर का। अब बीच में हमने दो चीजें देखनी है, दो सब हेडिंग्स देखनी है। नंबर 1, पोटेंशियल ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
तो जब आप इकोनॉमी जनरल स्टडीज 3 पढ़ते हो, आप देखते हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट है जो वहां पे पढ़ाया जाता है। और इसी से आपको एक और चीज याद में रहनी चाहिए, जहन में रहनी चाहिए, कि जब आप तैयारी करते हो तब आप जीएस 1 2 3 4 को साइलोज में रख सकते हो, कंपार्टमेंट में रख सकते हो, क्योंकि आप उसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझ रहे हो। लेकिन जब आप पेपर लिख रहे हो तब कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये जीएस 1 की जानकारी से ही आंसर लिखना है, ये वाला जीएस 2 के नोट से ही लिखना है, वो वाला जीएस 3 के नोट से ही लिखना है ना। आइडिया तो मुझे कहीं से भी आ सकता है। इसी प्रकार से जब क्वेश्चन प्रिपेयर होता है तो कई बार नॉलेज जो जीएस 3 के लिए इस्तेमाल की थी, पढ़ी थी, रिटेन की थी, वो जीएस 2 में भी इस्तेमाल हो सकती है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। 7 पॉइंट यहां पे आप पोटेंशियल की दे सकते हो उन सेक्टर से जिनसे इंक्लूसिव ग्रोथ होती। देखो, मैं बहुत चीजों की बात कर सकता था इस आंसर में कि चैरिटेबल ट्रस्ट क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस, हमारा की एंकर वर्ड क्या है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। यानी कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या पॉवर्टी कम हो रही है, क्या जेंडर इनइक्वालिटीज कम हो रही हैं, क्या एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट हो रही है, Is basic necessities of the marginalized sections being fulfilled? क्या शेल्टर और क्लोथिंग को लेके कोई इशू है, मसला है? इन सब चीजों के अंदर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और करते आए हैं। बहुत सारी आप इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए there are several foundations which are working for persons with disability, leprosy patients, एल्डरली पॉपुलेशन, विडोज। इन सब की ग्रोथ, इन सब की वेलफेयर भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ऐसी ग्रोथ जिससे सोशल वेलफेयर भी होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है, स्किल डेवलपमेंट भी होती है, एजुकेशन भी होती है, इनइक्वालिटीज यदि किसी प्रकार की है तो वो रिमूव होती। ये डोमेन्स में इन सभी चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत बेहतरीन काम किया, इसीलिए इनके पास पोटेंशियल है। ठीक है, दे हैव द पोटेंशियल बिकॉज दे ऑपरेट इन दीज सेक्टर्स। ये अगर आप बात पहले पार्ट में एस्टैब्लिश कर देते हो तो आपने अपना कमेंट सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद अब आप उसको क्लोज करोगे। एक छोटा सा रिमाइंडर बिफोर द नेक्स्ट पार्ट कि हमारा मेंस मेंटोरशिप बैच जो है 2025 का, उसकी एनरोलमेंट्स अब रिस्ट्रिक्टेड कुछ समय के लिए ही बची है, क्योंकि ये बैच एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बैच रहने वाला है। इसमें आपको 48 डेज तक 2-2 क्वेश्चन प्रतिदिन के हिसाब से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपका आंसर मैं खुद इवैल्यूएट करूंगा। इवैल्यूएशन के बाद आपका वीकली लाइव डिस्कशन होगा। इसके अलावा 1-on-1 सेशंस जो आपके मार्क्स के हिसाब से, आपकी आंसर कॉपीज के हिसाब से क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, वो इसमें करवाए जाएंगे। तो आप अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे मेल या नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में क्या था? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में था कि आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि इंक्लूसिव ग्रोथ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और ये जो संस्थाएं हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये उसमें काम करती आई हैं। बट there have been a lot of challenges which have been seen recently, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल को नुकसान हो सकता है। इट कैन बी अ हेडविंड। हेडविंड क्या होता है? जो सामने से आने वाली, जो आपकी नाव के अगेंस्ट जो हवाएं बह रही होती हैं, वो हेडविंड्स हैं। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है बहुत सारे ट्रस्ट्स की फंक्शनिंग में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ऐसा है जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने फंड यूजेज की इरेगुलरिटीज, डोनेशंस की मिसअप्रोप्रिएशन, इसके लिए हाईलाइट किया था, सिंगल आउट किया था। रूरल और रिमोट एरियाज में क्या ये पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं? अर्बन एरियाज में ज्यादा इनकी सेंट्रिसिटी नजर आती। इससे एक और चीज आप बता सकते हो कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के पास क्या मैकेनिज्म्स हैं कि वो अपने आउटकम्स मेजर कर सकें, कितना वो हेल्प कर रहे हैं, कितना वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने काम को। ओनली 12% हैव सच थिंग्स। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है डोनेशंस के ऊपर, क्योंकि नाम ही चैरिटेबल है। तो चैरिटी की भावना यदि समाज के अंदर बनी रहती है तो तभी चैनलाइज हो सकते हैं फंड्स। इसका मतलब चैरिटी के पैसे जब ऊपर नीचे होते हैं, इनकी एक्टिविटी भी ऊपर नीचे होती है। कंसिस्टेंसी मुश्किल है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिसेंटली सरकार ने
पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, बहुत सारे प्रूफ्स की जो उनको सबमिट करनी होती है, उसको इंक्रीज किया है। इंक्रीज करने की वजह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरा करने के बर्डन के अंदर इनके कामकाज के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ जब तक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट गवर्नमेंट के साथ टैंडम में काम नहीं करेंगे तब तक बहुत परेशानी होने के चांसेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सॉफ्ट टच रेगुलेशन लगाना चाहिए। रेगुलेशन ऐसा कि बस अगर आपको किसी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की या किसी कानून के उल्लंघन की जानकारी मिलती है, सिर्फ उसी एक्टिविटीज के दौरान आप इंटरफेयर करें, अदरवाइज आप इनको सॉफ्ट टच रेगुलेशन के अंदर रखें। सेम गोज फॉर ऑल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई ओनली पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, सभी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यह बात हो सकती है। आप इन पे और भी लॉज ब्रेक करने या रेगुलेशंस को ब्रेक करने का आरोप लगा सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड कि ओवरऑल एनजीओज के ऊपर सवाल नहीं है, इसलिए एनजीओज की एग्जांपल देने से बेहतर है आप ट्रस्ट की एग्जांपल दें। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को फोकस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, या ओवरऑल एनजीओज को इसमें ले आते हो। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। अब अगर आप इसमें कोई कंक्लूजन देना चाहते हो तो प्लीज मुझे दे सकते हैं, ठीक है। तो इफ देर इज एनी कंक्लूजन दैट यू वांट टू राइट, विच यू शुड राइट, है ना, आई वांट यू टू सजेस्ट अ कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट वील डिस्कस अनदर गवर्नेंस क्वेश्चन, ठीक है। कल के जो सेशन है उसमें एक और गवर्नेंस का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे जल्द।